हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स जो है कंप्लीट कर लिए, जो रिलेटेड न्यूमेरिकल थे। सारे नहीं करने हैं आपको, बुक्स के पीछे तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं, वो सारे नहीं करने होते क्योंकि ये बुक जो है ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाई है। ऐसा नहीं है कि एक आप ही के लिए बनाई है एक बुक, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग सिलेबस या सिलेबस में डिफरेंसेस होते हैं। तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स है, तो सभी को करने मत बैठ जाना। जो आपको मैं पर्टिकुलर करने के लिए दूँ या जो मैं आपको करवाऊँ या जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं करवाऊँ, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बुक में से कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। समझ में आ गई बात आपको? तो मैंने करवा दिए कुछ रिलेटेड, तो आप चाहो तो उनसे रिलेटेड आपके पीछे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड कर सकते हो। एग्जाम्पल्स और भी होंगे ऐसे रिलेटेड, तो वो कर सकते हो। ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन करने बैठ जाओ, वो ना तो आते हैं, तो अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, अपनी लंबाई से, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा में 0.8 सी वेग से गतिशील छड़ के प्रतिशत संकुचन की गणना कीजिए। समझ में आ गई? आप प्रतिशत संकुचन को तो गोली मारो, आप नॉर्मल संकुचन ही निकाल लेना, प्रतिशत प्रतिशत तो मैं निकाल दूंगी। ठीक है, आप तो क्या करना, संकुचन निकालना कि गतिशील अगर कोई छड़ होगी तो उसमें कितना संकुचन होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं आपको, हिंदी में मैंने बोल ही दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट भी दे दूंगी इसका, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, हम लिखेंगे फाइंड आउट द contraction in a length of rod that makes 60 degree angle, that makes 60 degree angle 60 degree angle with its length and moving with the 0.8 c velocity। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अपनी लंबाई से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा में, यानी कि एक रॉड है मेरे पास, इसे रॉड समझ लो आप। ठीक है, ये रॉड क्या कर रही है? 60 डिग्री एंगल बना रही है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसके साथ। समझ में आ रही है? जिसके साथ वो मूव कर रही है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी से। अगर ये रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन के साथ अपनी लेंथ में क्या बना रही है? 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, एक मिनट, फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ रॉड 60 डिग्री विद इट्स लेंथ इन मूविंग डायरेक्शन। ठीक है, विद मूविंग 0.86 सी वेलोसिटी। समझ में आ गई? तो आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और इसकी जो प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ को आप एल नॉट मान लो, अपन मानते हुए आते हैं। तो ये एल नॉट लेंथ है। ठीक है, ये इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ध्यान रखना, उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा या संकुचन होगा जिस दिशा में कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है। तो अभी भी देखो, एल नॉट है, ये तो प्रॉपर लेंथ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ही संकुचन होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि इसको कैसे करेंगे, आप कंपोनेंट ले लो भाई, यानी कि घटक घटक लेना आता है ना किसी भी चीज़ के। तो ये जो एल नॉट है, इसका इस डायरेक्शन में घटक निकाल लो, एल एक्स कितना आएगा। इसका इस डायरेक्शन में घटक निकाल लो, एल वाई कितना आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एल वाई में नहीं आएगा, समझ में आ गई? किस में आएगा? एल एक्स में आएगा। और फिर एल एक्स और एल वाई निकल जाए तो फिर लेंथ कैसे निकालोगे? एल निकलेगी। कैसे निकालते हो परिमाण घटकों का? ऐसे तो निकालते हो, फिर उससे लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है? आपको निकालना है कि इस डायरेक्शन में जो एल एक्स आएगा उसमें कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझ में आ गई? तो आपको ये तो क्या है, एक तरीके से एल नॉट एक्स निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा? एल नॉट वाई निकलेगा। आपको क्या निकालना है? आपको एल निकालना है जो इस तरीके से निकलेगा, एल एक्स और एल वाई। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि एल एक्स कितना होगा। क्यों? क्योंकि एल वाई जो है वो तो एल नॉट वाई के ही बराबर होगा। वाई डायरेक्शन में प्रॉपर लेंथ जो है इसी के बराबर होगी। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ और प्रॉपर लेंथ बराबर होगी वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में ये प्रॉपर लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ के बराबर नहीं होगी। आपको ये एल एक्स फाइंड आउट करना है। जैसे आपका एल एक्स निकल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ भी आ जाएगी। ठीक है, होमवर्क है आपका, आप लोगों को करना है। ये मैं करवाऊंगी जब आपसे नहीं होगा। बुक में चीटिंग करने से फ़ायदे नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, करो मेरे लेके तो चीटिंग, जिसको नहीं सीखना वो चीटिंग करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मेरी आपसे गुजारिश है आप खुद ही करें तो ही आप सीखेंगे, नहीं आती तो पूछें। नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक है
समय वृद्धि, टाइम डायलेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक पूछा ही जाता है, मैंने पहले भी बताया है। टाइम डायलेशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको समय में वृद्धि। लंबाई में तो हो रहा था संकुचन और समय में हो रही है वृद्धि। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया तो टाइम डायलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक कंसेप्ट वही है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, कंसेप्ट थोड़ी ना बदलता है, कंसेप्ट वही है। जैसे हमने जब टाइम डायलेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लंबाई में संकुचन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे? हमने पढ़ा था रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी यानी कि समकालिकता की आपेक्षिकता वर्ड पढ़ा था हमने वहाँ पे। यहाँ हम पढ़ेंगे समस्थिति की आपेक्षिकता यानी कि रिलेटिविटी ऑफ कोलोकैलिटी। अंतर समझ में आ रहा है? लंबाई में संकुचन में हमने समकालिकता की आपेक्षिकता पढ़ी थी यानी कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी पढ़ी थी, और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? समसंस्थिति की आपेक्षिकता या रिलेटिविटी ऑफ कोलोकैलिटी। तो इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे? रिलेटिविटी ऑफ, क्या कहती है ये? रिलेटिविटी ऑफ कोलोकैलिटी यानी कि समसंस्थिति में। अब हिंदी वालों को हिंदी ही नहीं समझ में आ रही होगी, मेरे हिसाब से इंग्लिश समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, जब हमने रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी यानी कि समकालिकता की अपेक्षिकता पढ़ी थी, तो हमने क्या कहा था कि किन्हीं दो निर्देश तंत्रों में एक ही घटना के लिए जो है, अगर वो एक निर्देश तंत्र में समकालिक है ना, कोई भी घटना अगर एक निर्देश तंत्र में समकालिक है यानी कि साइमल्टेनियस है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे में भी क्या हो, साइमल्टेनियस हो। साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय पर हो रही हो जो समकालिक हो। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कहता है भाई, जैसे हमने न्यूटोनियन रिलेटिविटी पढ़ी है, न्यूटोनियन रिलेटिविटी क्या कहती है कि कोई भी कण की स्थिति जो है वो निरपेक्ष पॉसिबल नहीं है, यानी कि कभी भी निरपेक्ष क्या पॉसिबल नहीं है? पोजीशन, यानी कि एब्सोल्यूट पोजीशन या एब्सोल्यूट जो है आपके पास हाँ पोजीशन, वो कभी भी एब्सोल्यूट पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा कैसे होगी? एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में होगी। ये हमने न्यूटोनियन रिलेटिविटी में पढ़ा है, और यही आप आइंस्टीन ने भी कहा था अपने रिलेटिव, जो उसने STR थ्योरी दी थी उसमें कहा था। अब ये रिलेटिविटी ऑफ कोलोकैलिटी ये कहती है कि जैसे निरपेक्ष स्थिति का मापन संभव नहीं है, ऐसे ही निरपेक्ष समय का मापन भी संभव नहीं है। समय हमेशा एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में ही होता है। समझ में आ गई? तो रिलेटिविटी ऑफ कोलोकैलिटी या समसंस्थिति की आपेक्षिकता क्या कहती है? क्या कहती है? ये कहती है कि आपेक्षिकता है ना, क्या कहती है कि निरपेक्ष समय का मापन संभव नहीं है। ये यही कहती है, चाहे आप इसको 3-4 लाइनों में बढ़ा दो, लेकिन इसका मतलब यही निकलेगा। समझ में आ गई? तो समय का मापन भी कैसा होता है? आपेक्षिक होता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ absolute time, means it is impossible to measure absolute time, यानी कि निरपेक्ष समय का अस्तित्व संभव नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो कि निरपेक्ष समय का निरपेक्ष मापन संभव नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? ये कहना चाहता है कौन? रिलेटिविटी ऑफ कोलोकैलिटी। अब इसको समझो, क्या पढ़ेंगे हम टाइम डायलेशन में? रिलेटिविटी ऑफ कोलोकैलिटी तो पढ़ ली हमने, टाइम डायलेशन या समय में वृद्धि को समझो। ठीक है, जैसे वही वाली बात है, रॉड की जगह बस अब की बार हम समय के लिए घड़ी ले लेंगे। वहाँ हमने रॉड ली थी, यहाँ हम क्या ले लेंगे? घड़ी ले लेंगे। एस निर्देश तंत्र है, उसमें कोई घड़ी है। ठीक है, उस घड़ी को गति नहीं कराना हमें, घड़ी के टाइम को देखना है हमें। घड़ी क्या करती है? 1 सेकंड में टिक टिक करती है। पहला टिक किया और जो दूसरा टिक किया, उसके बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस होता है, अगर मैं सेकंड की सुई की बात करूँ तो। ठीक है, तो पहली घड़ी की पहली टिक और घड़ी की दूसरे टिक के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होता है? 1 सेकंड का। ठीक है, तो मैंने एक घड़ी ले ली और उस घड़ी के लिए मैंने क्या कह दिया कि वो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो घड़ी जो है या क्लॉक जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है विद v वेलोसिटी। तो दिस क्लॉक इज मूविंग विद v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम। ध्यान से सुनना, ठीक है। एंड अदर फ्रेम s डैश दैट इज ऑल्सो मूविंग विद दिस वेलोसिटी, यानी कि s फ्रेम स्टेबल है, दिस इज स्टेबल फ्रेम।
इस स्टेबल फ्रेम में इसके रिस्पेक्ट में एक क्लॉक है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। समझ में आ गई। दूसरा फ्रेम एस डैश, जो कि पहले फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद स्मॉल v वेलोसिटी। ठीक है, और ये स्मॉल v कैसा है, कांस्टेंट है। ऑब्वियसली ये भी दोनों v है ना, कांस्टेंट है। तो क्लॉक भी v के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, सॉरी v वेलोसिटी से मूव कर रही है s के रिस्पेक्ट में, और s डैश मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो इसका मतलब क्या है, ये क्लॉक जो है ये s के रिस्पेक्ट में तो मूविंग है, लेकिन इस s डैश के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, स्टेबल होगी। होगी कि नहीं होगी, ये बात मानते हो आप। जब वही रॉड वाली बात हो गई भाई, अगर रॉड और फ्रेम सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो दोनों क्या होंगे, सेम वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। वहाँ पे भी हमने यही कहा था कि रॉड भी अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, फ्रेम भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फ्रेम जो है उसके रेस्पेक्ट में रॉड कैसी होगी, स्टेबल होगी। सेम वैसे ही क्लॉक भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, फ्रेम भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये क्लॉक कैसी होगी, स्टेबल होगी। ये वाली बात सही है, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो ये जो फ्रेम है वो इस क्लॉक के लिए क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उपयुक्त निर्देश तंत्र या उचित निर्देश तंत्र, जो हमने वहां भी बात की थी। समझ में आ गई बात। तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये क्लॉक मूविंग है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्लॉक कैसी होगी, स्टेबल। और उस पोजीशन को हमने कंसीडर कर लिया कि ये वाला फ्रेम है ना, इसको सी कह रही हूँ मैं क्लॉक को, उसकी पोजीशन है x1 डैश, क्योंकि एस डैश फ्रेम में है तो पोजीशन इसकी यहाँ पर क्या होगी, फिक्स होगी। समझ में आ रही है। तो बेसिक कंसेप्ट सेम ही है, लेंथ का भी, कॉन्ट्रैक्शन में भी और यहाँ भी चीज़ें, हालांकि डेरिवेशन में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही है। अगर वहाँ समझ में आ गया तो यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लिख देते हैं ये सारी बातें जो हमने लिखी हैं। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम्स S and S dash. S frame is stable, ठीक है। A clock is moving with small v velocity with respect to S frame, ठीक। Another frame S dash that is also moving with small v velocity with respect to S frame। सही बात है ये, ठीक है। let time difference between let time difference between टिक टिक, मतलब ये टाइम डिफरेंस किस में है, टिक टिक, घड़ी की एक टिक और घड़ी की दूसरे टिक के बीच में, द टाइम डिफरेंस ऑफ क्लॉक इन एस फ्रेम इज, हमने कंसिडर कर दिया टॉर्क। टॉर्क क्या है, टाइम डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि T2 माइनस T1, ये क्या है, टॉर्क है। यानी कि ये क्या है, एस निर्देश तंत्र में घड़ी की पहली टिक और घड़ी की दूसरे टिक के बीच में टाइम डिफरेंस है। किस में है, एस फ्रेम में, ठीक है। अब ये वाली बात तो मैंने किस में बता दी, एस फ्रेम के लिए बता दी। अब जो एस डैश फ्रेम है वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्लॉक भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एस डैश फ्रेम इस क्लॉक के लिए कैसा फ्रेम है, उपयुक्त निर्देश तंत्र, यानी कि कैसा फ्रेम है, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि क्यों है प्रॉपर, क्योंकि एस डैश के रेस्पेक्ट में ये क्लॉक स्टेबल ऑब्जर्व्ड होगी, ठीक है। ऐसा होगा नहीं पर ऐसा लगेगा कि ये कैसी है, स्टेबल है। समझ में आ गई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हो, हम लिखेंगे सिंस बोथ क्लॉक एंड एस डैश आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, एक ही वेग से गति कर रहे हैं, मूविंग विद सेम वेलोसिटी, देयरफॉर एस डैश फ्रेम
इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रेम, इज कॉल्ड प्रॉपर या उचित निर्देश तंत्र, प्रॉपर फ्रेम फॉर क्लॉक। लेट टाइम डिफरेंस, इसमें कितना टाइम डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं हम। टाइम डिफरेंस किस में, बिटवीन टिक टिक, घड़ी की या क्लॉक की टिक टिक, ऑफ क्लॉक इन एस डैश फ्रेम, वो किस में था, एस फ्रेम में था, ये किस में है, एस डैश फ्रेम में घड़ी की टिक टिक के बीच में टाइम डिफरेंस कितना ले लिया, टॉर्क नॉट। और क्योंकि ये प्रॉपर है, वहाँ पे भी हमने प्रॉपर लेंथ को एल नॉट से दिखाया था, यहाँ किसे दिखा रहे हैं, टॉर्क नॉट से, ठीक है। एस डैश फ्रेम में है इसलिए हमने इसको T2 डैश माइनस T1 डैश लिख दिया। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, समझ में आ गई। इससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, इसको अपन कंप्लीट कर देंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।